और आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सारे करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना होता है पॉलिनोमियल्स के बारे में, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। उसके अंदर हम 4 टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम बात करने वाले हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर हमको ग्राफ पर बताकर देख करके बताना है तो हम कैसे बता पाएंगे इसके बारे में, ठीक है। कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है ये कैसे पता करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स, अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करी जाए तो चलिए बात कर लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर काफी सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन के टॉपिक के अंदर वो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास होती क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है, इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का फैक्टराइजेशन के आज के अपने इस लेक्चर में। और आज का ये लेक्चर होने वाला है फैक्टराइजेशन के कंप्लीट टॉपिक के ऊपर। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे इसी एक लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अगर आप क्लास 10th के एक स्टूडेंट हैं और आप फैक्टराइजेशन के चैप्टर को पूरा कंप्लीट ही रिवीजन करना चाहते हैं एक ही लेक्चर के अंदर, तो ये वाला लेक्चर आपके लिए ही है। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सारे करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी अच्छे से जानेंगे, ठीक है। जिसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चंस आते रहते हैं और फैक्टराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखो फैक्टराइजेशन की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। कई सारी बुक में ये टॉपिक जो है पॉलिनोमियल्स के नाम से रखा हुआ है, ठीक है। फैक्टराइजेशन नाम का टॉपिक नहीं है, लेकिन उनकी बुक में पॉलिनोमियल्स के नाम से एक टॉपिक है, ठीक है। तो दोनों ही टॉपिक सेम है, दोनों ही हम यहाँ पर कवर करेंगे, देखो एक साथ पे, ठीक है। फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना होता है पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स के अंदर देखो हमको क्या क्या जानने की जरूरत है वो देखो सबसे पहले, है ना। तो पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले तो आपको पॉलिनोमियल्स का बेसिक पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक इस टाइप का एक्सप्रेशन किसी भी वेरिएबल में, हम यहाँ पर वेरिएबल x ले लेते हैं, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले उस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा वाला टर्म होगा, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा टर्म होगा कि जिसमें इस वाले से कम पावर होगी, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें पिछले वाले टर्म से कम पावर होगी, ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें x की पावर सिर्फ 1 होगी और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है, जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। और हर एक वेरिएबल के साथ में कोई एक नंबर लिखा होगा जिसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर a0, a1, a2 ऐसे ही करके यहाँ पर ये हमारे पास आ गए बहुत सारे क्या कोएफिशिएंट, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल का बेसिक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पहले टर्म, जिसकी स्टार्टिंग क्या होगी, सबसे बड़ी पावर से होगी, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल की पावर कम होती जाएगी और लास्ट में ऐसा टर्म आएगा जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी और उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म होगा। ये हमारे पास होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही बात करी जाती है। लेकिन इस फैक्टराइजेशन के टॉपिक के अंदर हम क्वाड्रेटिक के ही नहीं बल्कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी बात करेंगे और उनके भी फैक्टर्स फाइंड करना सीखेंगे। तो इस चैप्टर को पूरा देखना ध्यान से कैसे हम करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये तो पॉलिनोमियल का बेसिक हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने जान लिया। यहाँ पर a0, a1, a2 ये क्या है, ये यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, यानी कि नंबर्स है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इनकी जगह पर के आपको कभी भी कोई भी नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने कभी कोई इक्वेशन देखी होगी 3x² + 4x + 5, ठीक है। जैसे मान लो इस तरीके कोई इक्वेशन है, तो इसमें जो 3, 4, 5 है ये क्या है, ये यहाँ पर हमने a0, a1, a2 से दिखाए हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल्स के बाद अगर हम बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहला टॉपिक यही है इसका, है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में काफी सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम इसको भी रिवीजन करेंगे एक बार, है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से मतलब क्या है, डिग्री से मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल में, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा ax + b, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की जो मैक्स पावर होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख रखा है ax + b, इसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर कितनी है, उसकी मैक्स पावर क्या है, यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है। अगर आप इसी तरीके से बोले कि 3x + 4x³ + 5, इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री बताओ, तो डिग्री क्या होगी, इसके अंदर आपको जो वेरिएबल x दिख रहा है उसकी मैक्स पावर क्या है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है,
तो 3 क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही क्या होती है, डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की। अगर हम आपसे बात करें कि 4x² + 5x + 6 इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन है और कहा जाए कि इसकी डिग्री बताओ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो मैक्स पावर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की और एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल ना हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख दे 7, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट का मतलब ही है कि उसमें वेरिएबल जो होगा उसकी पावर 0 होगी। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर x की पावर 0 लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये जो 7 लिखा है ना, तो 7 के साथ में अगर x की पावर 0 लिख दोगे तो इसका मतलब क्या है, ये 7 ही लिखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर आपको दिख रही है वो क्या है, 0। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इसकी अगर डिग्री पूछी जाती है तो आप बताओगे इसकी डिग्री 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है, ये सारे ऐसे पॉलिनोमियल है जो कि डिफाइंड है, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज हमको मिलेंगे। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप का होता है जिसके अंदर हर एक वेरिएबल मतलब हर एक टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल 0x² + 0x + 0 इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और इस टाइप के पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर कभी भी आपसे किसी भी जीरो पॉलिनोमियल क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो आंसर में आपको बताना है नॉट डिफाइंड। क्या बताना है, नॉट डिफाइंड। कभी भी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 0 नहीं बतानी है, आंसर क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड ध्यान कर लेना, क्योंकि जो 0 होती है, 0 डिग्री किसकी होती है, हमेशा एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की ही डिग्री होगी। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड आप लिखोगे। ठीक है, क्योंकि जब 0 इसकी है तो इसकी कोई डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद क्या है, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में देखो डिग्री जान गए। अब पॉलिनोमियल्स हमें कितने टाइप के देखने हैं आके, है? तो देखो हमारे पास टोटल अभी हम आपको जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर हम 4 टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्वाड्रेटिक। थर्ड है हमारे पास क्यूबिक। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक। क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इन सभी में अंतर कैसे पहचानोगे, इन सभी में डिफरेंस क्या है, आखिर ये कैसे पहचान करोगे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। हम कैसे पहचानेंगे, डिग्री से पहचानेंगे। फॉर एग्जांपल ax + b इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल अगर लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में कभी भी लिख के आ जाएगा, मान लो fx = 2x + 5, तो बताओ इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है, यानी कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी। क्यूबिक क्या होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी। और बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होगी, उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री से इसकी पहचान करी जाती है। अगर हमारे पास यहाँ पर लिख दिया जाए कि fx = 4x - 5, तो ये क्या है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ 5x लिख दे तो भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है, और 1 होएगी तो इसका मतलब है कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब सेकंड हम आते हैं इस पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके का होता है, x² - 2x + 4। ठीक है, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हमने आपके सामने दूसरा एक ऐसे लिख दिया x² - 4, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है, इसकी पहचान हमारे पास ये है, इस तरीके से करोगे कि अगर लिखा हो x³ - 27, तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके डिग्री क्या है, 3 है, तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं, लिखा है
एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है। अगर आप इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री निकालोगे तो क्या आएगी, 3 आएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिफरेंस निकालना, कि हम कैसे बता सकते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं बाइक्वाड्रेटिक की। तो बाइक्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की पावर क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। डिग्री की बात करें सीधे सीधे, वेरिएबल की पावर छोड़ो, जिसकी डिग्री 4 है वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। वो क्या है, एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अभी एक आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक पूरा सा एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है हमने आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स लिखे गए हैं। मतलब क्या है, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, ये है तो एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन इससे हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको, इससे हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, तो 5 होंगे, ठीक है। जितनी डिग्री उससे एक ज्यादा टर्म होते हैं उस पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। अगर हम पूछें आपसे एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स होते हैं, तो आपको बताने हैं 2 टर्म्स होंगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आएगा एक ऐसे वेरिएबल वाला टर्म जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होगी, उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर एक कांस्टेंट टर्म जरूर होता है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म के अंदर अगर हम पूछे नंबर ऑफ टर्म्स इन लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या होती है, 1, तो टर्म्स कितने होंगे, 2। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ये भी है और ये भी है, लेकिन जनरल फॉर्म तो ये है ना। जनरल फॉर्म आप जानते होगे ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है। मतलब क्या है, सबसे पहले पावर 2 वाला टर्म आएगा, फिर पावर 1 वाला टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 3, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि डिग्री इसकी कितनी है, 3, और इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, 4 होते हैं। वैसे ही बाइक्वाड्रेटिक के अंदर इसकी डिग्री क्या होती है, 4, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। इतना आप जान गए, ये देखो बेसिक है ये सब, ठीक है। और ये सब क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर आपको काम आएगा, तो कभी भी कोई भी समस्या प्रॉब्लम ना है, इसलिए हमने आपको ये बताया, ठीक है। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की, ठीक है। कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी एक नंबर के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हमने आपको एक यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन दिया है, कहा है कि fx इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 22, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। और हमने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ fx, ठीक है। हमने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ fx एट नहीं, हम लिख दे रहे हैं व्हेन x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल टू -1, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू जब 1 हो तब, और जब x का वैल्यू -1 हो तब इस वाले पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की, ठीक है। ये सब टॉपिक्स हैं इसके, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक। तो देखो जब हम इसमें x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा f1, क्या मिलेगा, f1। और यहाँ पर 1 पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 माइनस 22, तो ये हो गया 1 प्लस 8 माइनस 22, ये 9 हो गया। 22 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास, 13, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस का 13, ये 9 हो गया माइनस 22, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 13 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया f1 का। अगर हम अब वैल्यू फाइंड करें x, जब x का वैल्यू -1 हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो व्हेन x इज इक्वल -1, तब हमें क्या मिलेगा, f-1 मिलेगा। और जहां जहां पर x है वहां पर क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1 पुट करना पड़ेगा। तो -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 और माइनस का 22, ये हो गया, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 8 का मल्टीप्लाई प्लस 8 का मल्टीप्लाई -1 करो तो माइनस का 8 माइनस 22, ये हो गया 30 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 29 आ जाएगा, ठीक है। तो ये f-1 का वैल्यू आ गया। इस तरीके से फाइंड किया जाता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो किस तरीके से करोगे, इस तरीके से करोगे, ठीक है। सिंपल है मेथड, ऐसे ही करना है। अगर पूछा जाए कभी भी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। हमने कहा कि fx इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल है,
और x इज इक्वल टू k पर इसका वैल्यू फाइंड करो। x इज इक्वल टू k पर इसका वैल्यू फाइंड करना मतलब कि f k फाइंड करना है। तो जहां जहां पर x है वहां इस k को उठा करके रख दो बस, ठीक है। तो a और ये हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस b k प्लस c, ठीक है। सिंपल है, जहां पर x है वहां पर आपको सिंपल वो वाला टर्म वहां पे पुट करना है ना। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। क्या आप लोग जानते हो कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। काफी सारे बच्चे क्वेश्चंस में अगर जीरो लिख के आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो क्या है। अगर रूट्स लिख के आया तो उनको लगता है अच्छी बात है, रूट्स पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये पता रखना है हमेशा कि जीरो कहा जाए, रूट्स कहा जाए या फिर सॉल्यूशन कहा जाए, तीनों ही बातें सेम है, ठीक है। तीनों ही बातें क्या है, सेम है। मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस, ठीक है, रूट्स या फिर सॉल्यूशन, तीनों ही बातें सेम है। कैसे, देखो, अगर हमने कहा कि fx इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा भी करनी है, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक जान लो, ठीक। हमने कहा कि fx इज इक्वल टू ax प्लस b, ये हमारे पास एक छोटा सा पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो आखिर क्या होगा, है ना। या फिर हम ये बोल दें, ये हमारे पास छोटी सी इक्वेशन गिवन है fx इज इक्वल टू ax प्लस b, और कहा जाए कि बताओ कि k इसका एक क्या है, जीरो है। तो हमें इसमें k क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, यानी कि fk का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ak प्लस b, ठीक है। और k का एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसको इसमें पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। जिसको इसमें पुट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब अगर हम k की जगह पर माइनस का b अपॉन a पुट करते हैं तो इस वाले पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, देखो, हमने यहाँ पर माइनस का b अपॉन a पुट किया k की जगह पर, a से a कैंसिल, यहाँ पर बचा माइनस का b, यहाँ पे आया प्लस का b, ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, है ना। तो ये कब जीरो हुआ, जब हमने k की जगह पर क्या पुट करा, माइनस का b अपॉन a, ठीक है। अगर हम इसे तरीके से कहते हैं कि fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इक्वेशन है, ठीक है। और हम अगर आपसे कहें कि बताओ कि जीरो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। अभी हमने यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया है आपको, हमने आपसे पूछा है कि बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, ठीक है। सिंपल, आपको करना क्या है, fx की जगह पर जीरो पुट करो और 2x प्लस 3, ये आया, यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड करो, 3 को इधर भेजो, तो ये जगह माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x, 2 को नीचे ले आओ, x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। ये क्या है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, ठीक है। जीरो बोल दें, सॉल्यूशन बोल दें या फिर रूट बोल दें, ठीक है। अगर हम कहें कि इस पॉलिनोमियल का रूट क्या है, तो माइनस का 3/2 इसका एक रूट है। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो माइनस 3/2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या है, तो माइनस 3/2 इस पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो ये बातें हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। जीरो या फिर रूट्स की बात कर दे या फिर सॉल्यूशन की बात कर दे, तीनों के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं अभी हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी। अभी हमने आपको जो बताया है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में है, ठीक है। ये समझ गए मेरे ख्याल से। देखो, ये जो k है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए बताया था, ठीक है। आपकी बुक में बहुत तरीके से लिखा होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो किस तरीके से। बुक में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन बुक की लैंग्वेज काफी बच्चों को समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल वे में आपको बताया, इस तरीके से आप फाइंड करते हो क्या, किसी भी पॉलिनोमियल का एक जीरो, ठीक है। ये तो था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी। क्या आप लोग ग्राफ की थोड़ी बहुत समझ रखते हो? देखो, ग्राफ के ऊपर भी आपके बोर्ड में पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बात करें ग्राफ के अंदर तो लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर भी आ चुके हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ग्राफ के अंदर सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ग्राफ की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम इसके रूट्स की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करी हमने। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे फाइंड करोगे आप, है ना। तो इनके अंदर पॉलिनोमियल्स के अंदर ग्राफ का आखिर क्या रोल है, इसको भी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड में पूछे भी गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लो आप, है ना। तो अभी हमने आपको बताया जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर हमको ग्राफ पर बताकर देख करके बताना है
तो हम कैसे बता पाएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, क्योंकि अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल की ही चर्चा करी है इसके पहले, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता है कि इसका एक जनरल फॉर्म इस तरीके का दिखता है, ax + b फॉर्म का होता है, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, जैसे ये x, x डैश, y, y डैश ये है, तो अगर कोई एक सीधी लाइन जा रही है तो हम इसको बोलते हैं y = ax + b, ठीक है, यानी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर कट करती है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, देन हम बोलेंगे कि उस पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ वही क्या है, जीरो है, ठीक है। जीरो या फिर रूट बोल दो या फिर सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है। उस पॉलिनोमियल का जितने पॉइंट पर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके रूट्स होंगे, उतने ही उसके जीरोस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो होगा -b/a, क्यों, क्योंकि इसके इक्वल में जीरो करके आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, -b/a आएगा। तो इस पॉइंट के वर्टेक्स क्या होंगे, क्योंकि वर्टेक्स भी पूछे गए है ना। आपको पता है कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वहां पर जो y वाला पार्ट होगा वो तो जीरो होगा। भाई वर्टेक्स हम कैसे रखते हैं, x, y करके रखते हैं, तो y वाला पार्ट इधर जीरो, x का वैल्यू क्या है -b/a, तो -b/a, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल के रूट्स, ठीक है, और उसके वर्टेक्स है ये, ठीक है। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो हमारे पास रूट आएगा वो सिर्फ एक आएगा और वो x एक्सिस को सिर्फ एक बार ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, लीनियर के बारे में समझ गए, लीनियर क्या होता है, x एक्सिस को केवल एक बार करता है, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये इसी तरीके से, इस तरीके से ना बन करके इस तरीके से लाइन गई होती, यहाँ लिखा होता y = ax + b, ठीक है, ये था x, x डैश, y और y डैश, इस तरीके से कोई लाइन गई होती और पूछा जाता कि कितने रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल के, कितने रूट्स हैं, तो यहाँ पर क्या बताते आप, यहाँ पर काफी बच्चे बोलते थे क्योंकि ये एक बार कट कर रहा है तो इसलिए इसका रूट 1 है। लेकिन बात किस पे आ रही है, बात हमारी आती है कि क्या ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो x एक्सिस से तो काफी दूर है ये, इसको तो टच भी नहीं कर रहा है, सीधे सीधे चला जा रहा है, इसको तो उसने टच भी नहीं किया। इसका मतलब है कि इस वाले पॉलिनोमियल के एक भी रूट्स नहीं है, नो रूट्स, क्या बोलेंगे, नो रूट्स या फिर नो जीरोस, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल अगर x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसके रूट्स या फिर जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए लीनियर के बारे में। क्वाड्रेटिक के अंदर 3 केसेस आते हैं, कैसे कैसे देख लो जरा, ठीक है, सारे केसेस देखते रहो। देखो ग्राफ वाले में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम जितना आपको बताते जा रहे हैं उतना आप देखते जाओ, आराम से आपके माइंड में सब क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक की, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो इसके अंदर 3 केसेस कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये देखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आपको ग्राफ जो है इस टाइप का मिलेगा कि कभी कोई ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, ये x, x डैश, y, y डैश तो आप समझते हो, ठीक है, या फिर ऐसे जा रहा होगा, है ना, x, x डैश, y, y डैश और ये है o, ठीक है, जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होगा कि कोई एक ऐसा ग्राफ होगा जो कि x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स पर क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल के, ये कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, हम कहते हैं मान लो कि ये ax² + bx + c पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, ये जो है इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है या फिर ये भी इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। देन हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, ठीक है, या फिर 2 रूट्स हैं, ठीक है। 2 रूट्स क्यों है इसके, क्योंकि ये एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार, ये x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी और ये भी, इसलिए इसके क्या है, 2 रूट्स हैं, ठीक है। अगर हम इसी ग्राफ को इस तरीके से ना बना करके इस तरीके से बना दे, मान लो, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है लेकिन हमने इसको इस तरीके से बना दिया, ठीक है, x, x डैश, y, y डैश और ये है ऑरिजिन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है लेकिन ये एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। मान लो ऐसे बना, ऐसे भी होता, ऊपर को टच करके जा रहा होता,
मतलब ऐसे, है ना, टच करके जा रहा होता, सिर्फ यहाँ पर टच कर रहा होता, ठीक है, एक पॉइंट पर। देन क्या होता, भले ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका जीरो क्या है, सिर्फ एक है, ठीक है। और लेकिन आप लोगों ने पढ़ा क्या हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, इसके 2 इक्वल जीरोस है। क्या है, 2 इक्वल जीरोस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक के अंदर आपने इक्वल रूट्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। जब उसको सॉल्व करते हो तो 2 सेम रूट्स निकल के आते हैं, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 1/2 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि इसके 2 सेम रूट्स हैं, जिसको ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखा रहा है, ठीक है। जब ये किसी एक पॉइंट पर टच करता है, इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यहाँ पर क्या है, केवल एक जीरो है, जो क्या है, दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसके रूट्स कितने होते हैं, 2, लेकिन ये टच कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट पर। मान लो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 हुई, यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो है 2, तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, 2, 2, है ना, सेम होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अगर मान लो यही ग्राफ क्या होता कि टच भी ना कर रहा होता, ऐसे चला जाता, ठीक है, और देन पूछा जाता कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हैं, तो हम बोलते हैं नो रूट्स। क्या बोलेंगे, नो रूट्स। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक भी बार ना तो टच कर रहा है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई भी रूट्स नहीं है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 2 था ना, तो अगर इस वाले पॉलिनोमियल की अगर बात करोगे तो ये हमारे पास इस तरीके का ग्राफ होगा, कैसा, x - 2 = 0, इस टाइप का पॉलिनोमियल होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ से अगर आप x के वैल्यूज निकालोगे तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे, यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स आएंगे, कैसे, x = 2, x = 2, 2 आएंगे, तो यानी कि पॉइंट यही रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन कितने हैं, 2, सॉल्यूशन 2 है, लेकिन जीरो कितना है, एक ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, है ना। इसलिए ये समझ में आ गया यहाँ पर कि ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है। इस वजह से इस वाली कंडीशन में इस पॉलिनोमियल के कोई भी रूट्स या फिर कोई भी जीरोस नहीं है ना। ग्राफ को सिर्फ देख करके आपको बताना होगा कि कितने रूट्स या फिर कितने जीरोस हैं, है ना। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी ये कंडीशन होती है, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए हम उसके भी सारे बता देते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आपको कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो जिनकी बुक में ग्राफ वाला सॉल्यूशन है, मतलब ग्राफ का जो सेक्शन है, अगर आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में है, तो आप इस वाले पार्ट को देखो, नहीं तो स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। इसमें हम और अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं, उसको आप ध्यान से देख लो, ठीक है। अगर ग्राफ को समझना है थोड़ा बहुत तो इसको भी देख लो, क्योंकि काम आ जाता है। बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आप कर दोगे, एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं तो आराम से आप कर पाओगे, है ना। देखो अगर ये हमारे पास ग्राफ है x डैश y डैश, ठीक है, कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, मैंने ज्यादा बना दिया, ठीक है, कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल हो, ठीक है, यहीं तक मान लो इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर क्या है, हमने आपके सामने एक क्या बनाया है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया है। ax ठीक है, मान लो ये इस तरीके की किसी इक्वेशन का एक ग्राफ है, ठीक है, तो हमारे पास ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरोस हैं, ठीक है। हमने तो आपको बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ ना कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, देखो यहाँ पर एक बार, 2 बार और तीसरी बार, ठीक है, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट किया है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, और 3 जीरोस किसके होते हैं, हमेशा क्यूबिक पॉलिनोमियल के ही होते हैं, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन के, यानी इस वाले में अगर पूछा जाए कि इस ग्राफ के कितने जीरोस हैं, तो 3 जीरोस है, क्यों, क्योंकि एक्सिस को 3 बार ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, सिंपल है, और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो और इस तरीके से जा रहा हो, यानी कि ओरिजिन से ही होता हुआ जा रहा हो, ये मान लो ग्राफ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही है, ax³ + bx² + cx + d की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए ये सिर्फ एक पॉइंट से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके जो तीनों ही जीरोस हैं वो क्या है, वो हमारे इक्वल है, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है और जीरो से जा रहा है ना। तो ज्यादा दिमाग पर जोर ना डालो, सीधा आपको ध्यान क्या रखना है, जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही इसके जीरोस होंगे, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर आपको सिर्फ इतना जानना है। इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, कोएफिशिएंट
और जीरोस का रिलेशन देखेंगे। देखो कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये कैसे पता करेंगे। तो आपने कभी ना कभी ये सुना होगा, जीरोस मतलब सम ऑफ द रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में सुना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, या फिर लिखा हो सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों ही बातें सेम है। हमने आपको बताया जीरो या फिर रूट्स दोनों बातें सेम होती हैं। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन के अंदर बात करता है सम ऑफ रूट्स के बारे में या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, तो आखिर ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए अब ये वाला टॉपिक आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखो, ये इसके अंदर अगर आप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आएगा या फिर क्यूबिक इक्वेशन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन है वो भी आपको हम कराएंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखना कैसे कराते हैं, ठीक है। देखो अगर हमारे पास सबसे पहले कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b फॉर्म का, है ना। अगर हमारे पास कोई इस फॉर्म का पॉलिनोमियल है तो सिंपल है कि इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा। तो सिंपल यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे किसका, x का, तो वो आएगा माइनस का b अपॉन ए। इसको इक्वल में जीरो करके x का वैल्यू निकालोगे तो माइनस का b अपॉन ए आएगा। जो b है वो यहाँ पर क्या है, वो है कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और जो a है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो सिंपल है कि इसके जीरोस और कोफिशिएंट में ये रिलेशन निकल गया है। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर यही होता है, ठीक है। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आपको रिलेशन फाइंड करना तो ऐसे निकलता है। अब हम बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में होता है, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म का हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर आपसे कहा जाए कि सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस, ठीक है, हम यहाँ जीरो लिख देते हैं क्योंकि जीरो की बात कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है माइनस का b अपॉन ए, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये, ठीक है। ये होता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, जिसका रिलेशन है ये। सम ऑफ रूट्स अगर आपको फाइंड करना है तो आपको x का कोफिशिएंट ये और x स्क्वायर कोफिशिएंट ये, इनको रखना है अपॉन में और माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। अब क्या ये होता है, इसको वेरीफाई करना है तो हम एक क्वेश्चन से भी वेरीफाई भी करा देंगे आपको। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करी जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर इसकी बात करी जाती है वो होता है c अपॉन ए, मतलब होता है इसका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड किया जाता है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब जानो कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, है ना। तो हम इसको एक क्वेश्चन से आपको वेरीफाई कराते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है, fx इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। और कह रहे हैं कि इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, ठीक। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो उसको फैक्टराइज कर लो। ये हो गया 3 2 6, तो हमको इसके फैक्टर करने होंगे, ठीक है। 3x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस x माइनस 2, ठीक है। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 आएगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2, ठीक है। तो हमें दो कौन से फैक्टर मिले, x प्लस 2 मिला और 3x माइनस 1 मिला, ठीक है। अब अगर हम दोनों को ही जीरो के इक्वल में करते हैं, ठीक है, दोनों को ही जीरो के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से x का एक वैल्यू मिलेगा 2 और यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा इस वाले से वो मिलेगा 1/3, क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, ठीक है। ये एक आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वाले पॉलिनोमियल के क्या है, दोनों जीरोस हैं या फिर रूट्स हैं, ठीक है। लेकिन हमें रिलेशन फाइंड करना है ये वाला। तो अगर हम इन दोनों में सम ऑफ रूट्स फाइंड करें, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस फाइंड करें तो वो क्या निकलेगा, इसका प्लस इसका सम, यानी कि 2 प्लस 1/3 करेंगे। जब यहाँ एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, 2 3 6 प्लस 1 यानी कि 7/3 हो जाएगा। एक सेकंड, देखो यहाँ पर क्या है
कि यहाँ से जब x का वैल्यू x प्लस टू इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 2 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ से ये मिस हो रहा था। तो माइनस का 2 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6 प्लस का 1, यानी कि ये हो गया माइनस का 5/3। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि 5 जो है वो किसका कोएफिशिएंट है इस वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में जो 5 है वो किसका कोएफिशिएंट है, तो वो कोएफिशिएंट है x का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में जो 3 है वो किसका कोएफिशिएंट है, वो है x स्क्वायर का। तो यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये है। और क्या यही होता है, तो यहाँ पर देख लो सम ऑफ जीरोस माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वही निकल के आया है। ठीक है, अब हमें देखो सम ऑफ जीरोस तो निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कैसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो वो कैसे आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करा के, यानी कि माइनस का 2 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, -2 यहाँ पर क्या है, तो -2 इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे कांस्टेंट, पूरा -2 के लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट अपॉन में जो 3 है, 3 क्या है, 3 है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमने जब आपको इसका बेसिक बताया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो होता है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या हमारा वही निकल के आया, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बिल्कुल निकल के आया। इसका मतलब है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ रूट्स है वो हम फाइंड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की हेल्प से, और आगे माइनस का साइन लगा होता है। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है तो कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में माइनस का b अपॉन है और c अपॉन है ऐसे फाइंड करते हैं, और इसका कंपेयर कराते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो ये हमारे पास है किसका, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, हमने बात कर ली लीनियर के बारे में, हमने बात कर ली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर देखो कैसे करेंगे यही सब। ठीक, जैसे भी आपको प्रूफ करके बताया है वैसे ही हमें उसके अंदर देखना है। उसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, कैसे देखो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, अब हम वेरीफाई नहीं करेंगे उसको, सिंपल आपको बता देते हैं कि उसके अंदर फॉर्मूले क्या होते हैं और किस तरीके से अप्लाई होते हैं। कभी भी अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कहा जाए कि अगर अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के 2 रूट्स अल्फा कॉमा बीटा हैं, और कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा ये हो गया सम ऑफ रूट्स जो कि आएगा माइनस का b अपॉन a से, इस तरीके। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो उसको दिखाना है अल्फा इंटू बीटा से, इसका वैल्यू आएगा c अपॉन a ऐसे। ठीक है, इसको आप सिंपली इस फॉर्म में अपनी कॉपी में नोट करके रख सकते हो। ठीक है, ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। और कभी कभी ये हो सकता है कि कभी भी आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ लिया जाए। ठीक है, कभी आपसे कहा जाए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और हमको गिवन क्या हो, हमको सम ऑफ रूट्स गिवन हो, अल्फा प्लस बीटा गिवन हो कुछ भी। ठीक है, ये हमको मान लो a गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन हो। ठीक है, छोड़ो, अगर हमसे केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है तो हम कैसे बता सकते हैं, सिंपल वे में। देखो यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला गिवन होगा, क्या वो ये होगा कि के एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का एक फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी, ठीक है, तो आपको सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है उससे सिंपली। ठीक है, या फिर अगर ये गिवन है आपको, ठीक है, और कहा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करके बताओ, तो इसको और इसको उठा करके इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देना, आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, कैसा आएगा, देखो क्या आपको लिखना है, सिंपल आपको लिखना क्या है, के रखना है, अंदर लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स, क्या है, सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस, और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस ब्रैकेट क्लोज इक्वल में 0। इस तरीके से आप फाइंड करो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरीके से आता है, इसको फाइंड करने का तरीका और भी है। देखो, अगर आप ऐसा कर पाते हो तो ठीक है, नहीं है
अगर आपको अल्फा और बीटा दो पॉलिनोमियल पता है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपके पास अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं या फिर दो जीरोस हैं किसी भी पॉलिनोमियल के और आपसे वो पॉलिनोमियल पूछा गया है, तो सिंपल आपको क्या करना है, अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 रखना है और बस इसको सॉल्व करके लिख देना, आपका पॉलिनोमियल आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेथड हो गए, एक मेथड ये, एक मेथड ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर भी देख लो क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 हो देन, और कहा जाए कि अल्फा बीटा और गामा ये तीनों क्या है, इसके क्या है, जीरोस है या फिर रूट्स है, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पर 3 है। तो अगर यहाँ पर बात करी जाएगी सम ऑफ रूट्स की, किसकी, सम ऑफ रूट्स की अगर बात की जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, तो इसका मतलब हमसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा माइनस का b अपॉन a, ठीक है। सिंपल वही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब ऐसे लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो दो तरीके से लिखा जाता है, कैसे, क्योंकि 3 है यहाँ पर, तो दो को एक साथ ले करके इसका जो सम है पहले वो निकाला जाता है, प्रोडक्ट का सम, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे फाइंड करते हैं। देखो इसमें जो प्रोडक्ट है, अगर आपसे कहा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये पूछा गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगर इसका वैल्यू पूछ लिएगा तो कैसे बताओगे, अगर इसका वैल्यू पूछ लिया गया तो कैसे बताओगे, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हमें यहाँ पर एक और चीज बताई गई, क्या, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, या फिर रूट्स लिख दो कोई बात नहीं, तो जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इसमें क्या है, हमें सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका किसका, दो जीरोस का एक साथ, मतलब क्या है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, फिर इसका सम करना है बीटा गामा से, इसका प्रोडक्ट, फिर इसका सम करना है गामा अल्फा से, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका वैल्यू आएगा हमारा c अपॉन ए से, किससे आएगा, c अपॉन ए से आएगा, है ना। ये हो गया माइनस का b अपॉन ए, ये हो गया c अपॉन ए। तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो भी है बात सेम है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल दे या फिर रूट्स बोल दे, बात सेम है। ये हमारा आएगा माइनस का d अपॉन ए, ठीक है, माइनस का d अपॉन ए, ठीक है। इस तरीके से आएगा हमारा, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल के सारे फॉर्मूले, इस तरीके से आपको फाइंड करने हैं, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर रिलेटेड तो आप आराम से कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लो अच्छे से, समझ लो ध्यान से, फिर हम इसके ऊपर आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लिखना चाहते हो इस फॉर्म में तो यहाँ पर लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर लिखोगे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रिलेशनशिप। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर क्या बताया गया वो भी देखते हैं। तो चलिए पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। और क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, कहा गया इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट अगर 3 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जो कि इसके अंदर गिवन है, ठीक है। इस k का वैल्यू पूछा गया और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल जो गिवन है वो क्या है, तो px इज इक्वल टू गिवन है k माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4x प्लस k, ये गिवन है, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि द प्रोडक्ट क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 3, ठीक है। इसके जो जीरोस है उसका प्रोडक्ट क्या है, 3 है। अब देखो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले इसका क्या कर लो, इसका हमें कंपेयर कराना है, ठीक है। तो कंपेयरिंग इट विद
ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इससे कंपेयर कराओगे तो यहाँ पर देखो x² कॉफिशिएंट क्या है ये, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से a का वैल्यू मिलेगा k-2, b का वैल्यू क्या मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा -4 और c का वैल्यू क्या मिलेगा k, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अगर हम निकालें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a, इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं हम लोग, है ना। तो c का वैल्यू क्या है, यहाँ पर c का वैल्यू है यहाँ पर k है, और a का वैल्यू क्या है, k-2 है ये, और हमें गिवन है कि प्रोडक्ट क्या है, 3 है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 3, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल 3, सो इस 3 को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब 3 पुट करोगे तो 3 इज इक्वल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू k/k-2, k/k-2 हो जाएगा। इसको आराम से सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 3k-6 इज इक्वल टू k, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो जब ये इधर आ जाएगा तो 3k-k 6 उधर जाकर के प्लस का हो गया, कैंसिल करोगे तो 2k इज इक्वल टू 6, k का वैल्यू क्या आ गया 3, k का वैल्यू क्या आ गया 3, ये हमारे पास आंसर है। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके का और भी क्वेश्चन से देख लो हमारे पास। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया बोर्ड में पूछा गया है, कहा गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। यानी कि हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, ठीक है। सम दे रखा है हमको -3 एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हमको गिवन है 2। तो हमसे पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो क्या लिखना है आपको, k² माइनस सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा, वो पॉलिनोमियल हमारा आ जाएगा x² माइनस सम कितना है यहाँ पर -3 है, -3 को यहाँ रखोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये x लिखा है प्लस, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है ये 2 है, तो यहाँ 2 लिखो इक्वल में 0, तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। हमसे पूछा गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको छोटे छोटे। ग्राफ के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो हम आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन भी करा देते हैं। देखो यहाँ पर अब हम आपको ग्राफ के 2-4 क्वेश्चन देते हैं और आपको बताना है कि किस तरीके से इनके जीरोस फाइंड होंगे, है ना, जो कि अभी हमने आपको काफी सारे समझाए भी हैं ग्राफ की हेल्प से। तो अब आप इनको देख करके बता सकते हो कि क्या इसका आंसर है। क्वेश्चन में कहा गया है द ग्राफ ऑफ px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केसेस, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास ये एक ग्राफ है x डैश और यहाँ से एक ये px, ये क्या है, ये ग्राफ है किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अब बताओ कि इस वाले ग्राफ में इस पॉलिनोमियल px के कितने जीरोस हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर अगर आप बताने हैं तो इसका आंसर है कि नो जीरोस। क्या बताओगे, नो जीरोस। क्यों, क्योंकि ये वाला पॉलिनोमियल x एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, तो इसके एक भी जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड है हमारे पास इस तरीके का कि ये पॉलिनोमियल है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल px के कितने जीरोस हैं इस वाले केसेस में, ठीक है। इस वाले केस में कितने जीरोस हैं, तो x एक्सिस को ये 1, 2 और 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 हैं। और अगर इस तरीके का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एक ये पूछा गया तो ये तो सेम हो गया ऐसे तरीके से, इसको आप देख के बता सकते हो कि 3 है इसके अंदर, है ना। एक हमसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है, ये है, ठीक है, x डैश, ये है पॉलिनोमियल px का ग्राफ और कहा गया इस केस में बताओ कि कितने रूट्स हैं इस वाले पॉलिनोमियल के, या फिर कितने जीरोस हैं। तो यहाँ पर x एक्सिस को ये एक बार टच कर रहा है और यहाँ पर भी एक बार x एक्सिस को टच कर रहा है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल के यहाँ पर 2 जीरोस हैं या फिर 2 रूट्स हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या,
कि यहाँ पर इस केस में इसके कितने जीरोस हैं, 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। और एक क्वेश्चन और है ग्राफ का, ये इस तरीके से पूछा गया है कि ये बताओ अगर ये x x डैश है, y y डैश है, देन बताओ कि इस वाले पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं हमें। तो सिंपल आप देखो कि x एक्सिस कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 और ये 4, तो 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए यहाँ पर, 4 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर है ना। चलो अब क्या करते हैं कि और थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी है उसके ऊपर, फिर हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है हमारे पास, सीबीएसई में पूछा गया एक क्वेश्चन हमारे पास, ये इस तरीके से पूछा गया है। देखो इसी तरीके जो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट पर पूछा गया है क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इनटू बीटा है तो। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल से सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का के माइनस 6x प्लस 2 और 2k माइनस 1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसका कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। देन हमें जो a b c के वैल्यू मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, a का वैल्यू मिलेगा यहाँ से 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है। ठीक है, b का वैल्यू मिलेगा ये माइनस का k माइनस 6। ठीक है, और जो c का वैल्यू है ये पूरा है 2 और 2k माइनस 1। ठीक है, अब हमें सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड का सम ऑफ रूट फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमें कैसे मिलेंगे, वो मिलेगा माइनस का b अपॉन a करके, और माइनस b का वैल्यू में भी माइनस है, इसके अंदर ऑलरेडी एक माइनस है, तो यानी कि माइनस का k माइनस 6 अपॉन a का वैल्यू यहाँ पर क्या 1 है तो यहाँ पर रख दो 1। ठीक है, जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ k माइनस 6 बचेगा, अपॉन वाले 1 का भी कोई काम नहीं। ठीक है, और अब हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फाइंड करेंगे जो कि हमें मिलेगा c अपॉन a करके। अब c का वैल्यू क्या है ये, तो 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन में a का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर रख दोगे 1, तो c इसका अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 2 को अंदर भेज दो। हाँ, तो 2 को चाहो अंदर भेज दो, चाहो तो बाहर रखो, तो ये हो गया 2k माइनस 1, ये आ गया। अब हमें यूज करना है इस वाली इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे गिवन है, गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकालोगे, k माइनस 6 है, यहाँ रख दो k माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, ये 2 इंटू 2k माइनस 1, तो 2 इंटू 2k माइनस 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया k माइनस 6 और यहाँ पर क्या है 2k माइनस 1। ठीक है, इस k को उधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ, 1 इधर आएगा तो प्लस का माइनस 6 है, यहाँ पर k उधर जाएगा तो 2k और माइनस का k हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ k और यहाँ पर आएगा माइनस का 5, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या मिल गया, -5 मिल गया। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको बोर्ड में कोई क्वेश्चन मिलता है तो घबराना नहीं है, आपको सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस ऐसे करके और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके फाइंड करने हैं वैल्यूज और ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इस तरह के क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम आखिर क्या होती है, आपने डिवीजन के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड किया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या आती हैं चीजें, वो सब आपने देखा होगा, है ना। तो हम उसी के ऊपर अब बात करने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम देखो क्या होता है। अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है वो सब बेसिक में आता है, और अब बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की, क्योंकि फैक्टराइजेशन के टॉपिक के अंदर अगर कोई भी लेंथी क्वेश्चन आता है तो इसी पोर्शन से पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है कि किसी भी एक बड़े से पॉलिनोमियल को किसी भी एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई किया जाता है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है ये आप लोगों ने बचपन में बहुत बार पढ़ा है, हम भी एक बार आपको बता देते हैं कि अगर
हम किसी एक नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिविडेंड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिविजर है, ठीक है। एक छोटे से बच्चों वाला क्वेश्चन लेकर के आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड है, ये हमारे पास डिविजर है। और जब इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पर कि हमारे पास एक रिमाइंडर आता है, ठीक है। ये क्या आएगा, ये होता है रिमाइंडर, और ये हमारे पास आ गया क्वोटिएंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वोटिएंट हो गया। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर काफी सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन के टॉपिक के अंदर वो पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और पता होना चाहिए किस तरीके से इसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम आखिर होती क्या है, तो आपको ये चीज तो पता होगी कि हम यहाँ पर जिस भी चीज को, यानी कि जैसे हमारे 15 नंबर को लिखा हमने और हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 टाइम्स डिवाइड करने पर यहाँ पर हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। तो ये जो 15 है ये हमारे लिए क्या है, डिविडेंड है, क्या है, ये हमारे लिए डिविडेंड है। ये 2 है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए डिविजर है, ठीक है। और ये जो 7 है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्वोटिएंट है, और ये जो 1 है ये हमारे लिए रिमाइंडर है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास होती है D इज इक्वल टू, आपको याद रखने का मेथड क्या है, D इज इक्वल टू DQ प्लस R, ठीक है। अब ये D इज इक्वल टू DQ प्लस R क्या है, तो ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखोगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोटिएंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास होती है डिवीजन एल्गोरिथम और इसी को हमें वेरीफाई करना होता है, ठीक है। जो इस तरफ डिविडेंड लिखा है सबसे बड़ा पॉलिनोमियल यही होगा, ठीक है। ये तो बच्चों वाला एग्जांपल हो गया। एक यहाँ पर एक बड़ा सा पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है ये, और एक छोटा पॉलिनोमियल दिख रहा है ये, ठीक है। ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है ये हमारा क्या है, डिविडेंड है, और बाकी सारे जो है इसके बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी कि अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिविजर है, ये डिविडेंड है। डिवाइड करने के बाद में क्वोटिएंट और रिमाइंडर मिलेंगे, तो उन तीनों का यूज करके हमें डिविडेंड लाना होगा। और अगर हम ऐसा ले आते हैं तो हम डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही वेरीफाई किया जाता है डिवीजन एल्गोरिथम को। सेम एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसकी हेल्प से हम आपको डिवाइड कैसे किया जाता है वो बताएंगे, ठीक है। वैसे तो काफी सारे बच्चे डिवाइड कर ले होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमें अपनी तरफ से बता लेने दो, ठीक है। हम यहाँ पर इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन कराएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से करते हैं। लर्न कैसे रखोगे इसको आप, D इज इक्वल टू DQ प्लस R के हेल्प से, ठीक है। अब देखो कभी भी डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर अगर आपके अंदर पास 2 पॉलिनोमियल है जिनको आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो याद रखना कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला नंबर लिखा होना चाहिए, टर्म, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा, x क्यूब, तो इसको सबसे पहले करोगे तो माइनस एक्स क्यूब से पहले, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म ये हो गया, और फिर 5, ठीक है, लास्ट में। इसके बाद जिससे डिवाइड कर रहे हो वो भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर सबसे आगे होना चाहिए, माइनस का एक्स स्क्वायर होगा प्लस का एक्स माइनस का 1, ठीक है। इस तरीके से लिखा हमने, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। अब इनको डिवाइड हम कर सकते हैं, तो डिविडेंड और डिविजर हमारे पास है, क्वोटिएंट और रिमाइंडर आएंगे इनको सॉल्व करने के बाद में। तो इससे इसको डिवाइड करो, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यानी कि हमको सिर्फ एक x और एक्स्ट्रा चाहिए। जब इसका मल्टीप्लाई में कराओगे तो ये आराम से आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर में कराओगे तो माइनस का एक्स क्यूब आ गया, x का मल्टीप्लाई प्लस एक्स में कराओगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में कराओगे तो माइनस का x हो गया। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस ये हो गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचेगा 2x स्क्वायर, 3x में से 2x चला गया तो माइनस का 2x, और ये क्या लिखा है, प्लस का 5, ठीक है। अब क्योंकि हमको यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर x स्क्वायर तो है लेकिन माइनस का है, हमें क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। -2 का मल्टीप्लाई में कराओगे तो प्लस का 2x स्क्वायर मिल जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई में कराओगे तो प्लस का 2x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 का x में कराओगे तो 2x, ठीक है। और -2 का मल्टीप्लाई जब -1 में कराओगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करो, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, ठीक है।
ये पूरा पूरा कैंसिल क्योंकि सम सेम है प्लस माइनस के, ये भी प्लस माइनस के कैंसिल सेम। 5 में से 2 चला गया तो क्या आएगा 3, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, ये रिमाइंडर है। हमें क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करके लाना है, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू ये पूरा सॉल्व करके इसके इक्वल में लेकर के आना है। ठीक है, तो यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, हमें क्या पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये पूरा लिखोगे आप, डिविडेंड डिविजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें इसका राइट वाला पार्ट सॉल्व करके इसके लेफ्ट वाले पार्ट के इक्वल तो हमें इसका राइट वाला पार्ट सॉल्व करके इसके लेफ्ट वाले पार्ट के इक्वल लेकर के आना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोटिएंट। ठीक है, डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर क्या है हमारे पास, ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 ये है, इंटू क्वोटिएंट का एक्स माइनस 2 है। ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दिया रिमाइंडर 3। ओके, अब क्या करेंगे, देखो अब हमें सिर्फ इनका मल्टीप्लाई करा है और यहाँ पर ये जो 3 लिखा है इसको आराम से ऐड कर देंगे बस, और ये हमारा जो है इसके इक्वल में आना चाहिए। अगर ये हमारा इक्वल आ गया तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका 2 में कराओगे तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस x का कराओ दोनों में, x का x में x स्क्वायर हो गया, x का -2 में माइनस का 2x हो गया, -1 का दोनों में करा दो तो माइनस का x और प्लस का 2 हो गया, ये लास्ट में प्लस का 3 लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या इसके इक्वल आ रहा है, तो देखो ये है माइनस का एक्स क्यूब, ये 2 और 1 प्लस का 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये है 2x और माइनस का x यानी कि माइनस का 3x और ये हो गया 5। ठीक है, तो क्या ये आपके डिविडेंड के इक्वल है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो हाँ, ये हमारे डिविडेंड के इक्वल है, यानी कि हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो वेरीफाई होती है। हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि हमने इसका RHS लिया हुआ था और LHS के इक्वल लाना था। ठीक है, तो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ से वेरीफाई हो गई है। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई किस तरीके से किया जाता है ये आप लोग समझ गए। ठीक है, और डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है वो ये है। ठीक है, D इज इक्वल टू DQ प्लस R। अब आपके बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर वो देख लो। ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन मेथड पर भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो आपकी बुक का एक क्वेश्चन है जो कि हमने आपको भी सॉल्व करके बताया है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो आप देख लो जरा। तो हम आपको अब 1, 2, 3 क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर 1-2 क्वेश्चन कर लो। तो देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx। ठीक है, हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल ये है जिसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये डिवीजन हुआ। द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस। ठीक है, यानी कि जो x माइनस 2 है ये क्वोटिएंट है और रिमाइंडर जो है माइनस का 2x प्लस 4 है। तो हमें इस gx की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस gx की वैल्यू बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम हम इस चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे वो देखो। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन के अंदर जो चीज गिवन है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो डिविडेंड है वो क्या है, आपको डिविडेंड लिखना होगा। डिविडेंड हमारे पास ये है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद डिविजर क्या है हमारा, तो डिविजर वो है जिससे डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि ये gx जो है ये हमारा डिविजर है। ठीक है, उसके बाद अब क्वोटिएंट और रिमाइंडर क्या है, तो क्वोटिएंट हमारे पास हो गया x माइनस 2 और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 2x प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर। तो ये चारों चीजें हमारी आ गई। अब हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है वो आप लोगों को पता है और ऊपर लिखा भी है। ठीक है, क्या कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो ये सारी चीजें इसमें उठा के पुट कर दो। अब ये सारी चीज इसमें जब लिखोगे तो किस तरीके से दिखेगा, देखो क्या डिविडेंड हमारा ये है तो इक्वल में रहेगा ये, यानी कि एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल
इज इक्वल, हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो डिविजर है वो क्या है, gx है, तो हम यहाँ लिख देंगे gx इंटू क्वाटेंट क्या है, क्वाटेंट है x माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 2x माइनस का 2x प्लस 4, तो माइनस का 2x प्लस 4 ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसको सॉल्व करना है और क्या करना है, gx का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल है, देखो सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को इधर भेजो और इससे हमको इसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ये 2x प्लस 4 इधर का आएगा, 2x माइनस का इधर आकर के प्लस का 2x, 4 इधर आकर के माइनस का 4, इक्वल में ये लिखा है gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब gx का वैल्यू पहले तो इसको नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, ये लिखा है 3x स्क्वायर, ये है x और 2x, तो ये हो गया 3x, 2 और 4। ठीक है, 4 माइनस का 4 है, ये 2 है तो माइनस का 2 आएगा, इक्वल में आएगा gx और ये चला जाएगा इसके अपॉन में, यानी कि x माइनस 2। अब हमें क्या करना है, gx हमारा तब आएगा जब हम इस वाले पॉइंट लेवल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना होगा। सो अब हम इसको डिवाइड करेंगे इस मेथड से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इधर देख लो, अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट में उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 और यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। ठीक है, इसको अब हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 की हेल्प से। तो देखो, जब हमें एक्स क्यूब लाना है तो हमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ x है, तो यानी कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब इससे कराओगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 3 है प्लस का 2 है, कैंसिल करोगे तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा और बाकी ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर लाना है तो हमें यहाँ पर माइनस चाहिए होगा और एक x भी चाहिए होगा। जब x का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इसका मल्टीप्लाई माइनस 2 में कराओगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा 3 में से 2 चला गया तो क्या आएगा, x आएगा सिर्फ, तो यहाँ बचेगा x और ये वाला माइनस का 2, क्योंकि x माइनस 2 यहाँ पर भी है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ प्लस का 1 चाहिए। प्लस 1 से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो x माइनस 2 ही आएगा, ये माइनस प्लस पूरा पूरा कैंसिल, 0, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या है, यही वैल्यू है इस वाले gx का। ठीक है, सो gx इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से फाइंड किया जाए, क्यों, क्योंकि हमने कहा ना कि जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर है, बस रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 ना होता तो ये इसका आंसर ना होता। ठीक है, तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो जो पॉलिनोमियल हमें मिला वही हमारा gx का वैल्यू है, वही हमारा क्या gx का वैल्यू है और यही हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम से कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बोर्ड में पूछा गया एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको कराते हैं अच्छे से। ठीक है, उसको कराने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन वो देख लो, क्योंकि इस मेथड के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखना। तो देखो, हमारे पास एक ये क्वेश्चन है और इस मेथड से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार, मेरे ख्याल से बहुत बार तो नहीं, लेकिन सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, हम आपको क्या क्वेश्चन देखो किस टाइप का है, कहा गया कि इफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया बाय अनदर पॉलिनोमियल इससे। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया गया एंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax प्लस बी, रिमाइंडर जो आया वो भी बता दिया गया है। तो इस रिमाइंडर के अंदर जो a और b हैं उनके वैल्यू हमको फाइंड करके बताने हैं। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा, जाहिर सी बात है उसमें a और b नहीं होंगे, लेकिन हमसे कहा गया है कि जो रिमाइंडर है वो ये होगा। ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर आने वाला है वो और जो रिमाइंडर ये है, इन दोनों को इक्वल रखेंगे और तब हम इस a और b के वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, डिविजेंड और डिविजन ये है, इसमें हमें डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई नहीं करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको इससे। ठीक, तो लेट करेंगे, ये fx है, fx इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल से जिसको हम gx लेट करेंगे। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1
अब चलो डिवाइड करते हैं इसको। तो यहाँ लिखा है 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस का 21x प्लस 7, ये लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो 3 2 6 होता है, यानी कि हमें 2 चाहिए और x स्क्वायर है, यहाँ पर x की पावर 4 है, यानी कि एक x स्क्वायर भी चाहिए। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराओगे तो आ जाएगा 6x की पावर 4 आ जाएगा। 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे तो 2 4 8 हो गया और x स्क्वायर का x में x क्यूब हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर का 1 में कराओगे तो 2x स्क्वायर ही आएगा, यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर, प्लस के हैं तो तीनों में माइनस आ जाएगा और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 8x क्यूब, यहाँ पे भी 8x क्यूब, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 17 में से 2 चला गया तो 15x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या लिखा है 21x प्लस 7। ठीक है, अब ये बताओ अगर हमारे पास 3x स्क्वायर है, 15 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे कराएंगे 5 से। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है और हमारे पास यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो बस 5 से कराओगे तो 5 3 15x स्क्वायर ये आया। फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 में कराओ, 5 4 20x। ठीक है, फिर 5 1 5 ये आ गया, माइनस 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 ये पूरा कैंसिल, 21 में से 20 चला गया तो सिर्फ x बचेगा, 7 में से 5 चला गया तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, अब हम इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर वाले टर्म है और यहाँ पर सिर्फ x का टर्म है, x प्लस 2 का टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो क्या है? ठीक है, रिमाइंडर जो आया वो हमारे पास x प्लस 2 है, बट जो गिवन है वो क्या है? ax प्लस b है। तो यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन ax प्लस b जो है रिमाइंडर, वो इक्वल हो जाएगा इस x प्लस 2 के। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको कैसे a और b के वैल्यू मिलेंगे वो यहाँ देखो जरा। ax प्लस b जो है वो इक्वल है x प्लस 2 के। ठीक है, तो आप क्या करो, इक्वलिटी ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अगर आप जानते हो तो क्या है उसका मतलब कि अगर यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो उस साइड में जो x का कोएफिशिएंट है उसको इक्वल होगा और इधर का जो कांस्टेंट टर्म है वो उधर वाले कांस्टेंट टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब हम इसको कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा, जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या 1 है, तो a का वैल्यू मिला यहाँ से 1 और b का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 2, क्योंकि b यहाँ पर कांस्टेंट और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो हमें a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 मिल गया, यही हमारे आंसर इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, तो इसी टाइप से यानी इस टाइप पर रिलेटेड हमारे पास एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा है, इससे भी अच्छा है। तो वो क्वेश्चन देखो क्या है, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाता है और हमसे कहा गया है कि इसका जो रिमाइंडर है वो ये है, देन हमें क्या करना है, इस a और b के वैल्यू बताने। तो हमने इससे इसको डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उसको इसके इक्वल रखा और कंपेयर करा लिया। कंपेयर कराने पर जो x वाला टर्म है वो इसके इक्वल होगा, x वाले के कांस्टेंट इक्वल है, तो इससे a का वैल्यू 1 मिला, b का वैल्यू 2 मिला। ठीक है, सिंपल था। इस तरीके का हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम मतलब इसी टाइप का सेम है क्वेश्चन, वो भी उसको भी देख लो और वो बोर्ड में पूछा भी गया है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और इसके अंदर खासियत क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से कि यहाँ पर कहा गया है कि इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है इस वाले पॉलिनोमियल जिसके अंदर आपको के देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कहा गया कि द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, इसके अंदर a देखने को मिल रहा है। देन हमसे कहा गया है कि x और k और a का वैल्यू बताओ, इस वाले k और उस वाले a का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, उसमें भी रिमाइंडर आया हुआ था और उसमें भी हमको कुछ बताना था, तो उसी तरीके क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसके अंदर 2 चीजें बतानी, एक k और उस a का वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल हमको करना क्या है, वही तरीका जिस तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन को किया है। ठीक है, इस वाले से इसको डिवाइड करना है, तो ऑन डिवाइडिंग सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे कि ये fx है, क्वेश्चन के अंदर आपको लेट करना है कि ये fx है और ये gx है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ऑन डिवाइडिंग fx बाय gx। ठीक है, ऐसे लिखोगे, लिखने का एक मेथड होता है तो उस मेथड से चलेंगे, fx बाय gx। और अब हम x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस k से डिवाइड करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल को, यानी कि x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 10। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, है ना। इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा हमें उससे मतलब है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर से ही हमको कंपेयर कराना है। तो जब इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर और चाहिए, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे में कराओ और यहाँ लिखो
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का 2x में तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का k में तो ये जाएगा के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इसमें और इसमें 6 में से 2 चला गया तो माइनस का 4x क्यूब बचेगा। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 16 और यहाँ बचेगा माइनस का k। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये देखो लिखा है माइनस का 25x प्लस 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें लाना है माइनस का 4, यहाँ पर हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो हमें माइनस का 4 और एक एक्स चाहिए। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराओगे तो हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराओगे तो माइनस माइनस प्लस 4 टू 8x स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें कराओगे तो माइनस प्लस माइनस 4x का k में तो 4xk। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, या प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कॉमन करके बाहर निकाल लो। यहाँ क्या बचेगा 16 माइनस के और यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा। तो 16 में से माइनस 8 कैंसिल हो गया तो प्लस का 8 माइनस के यही आएगा। इन दोनों में देखो, इन दोनों में से k कॉमन सॉरी x कॉमन करो, इन दोनों में से x कॉमन करो तो यहाँ पर बचेगा क्या, प्लस का 4k, यहाँ पर बचेगा माइनस का 25। ठीक है, और लास्ट में प्लस 10 है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यानी कि लास्ट डिवीजन हो रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमें माइनस 8 माइनस के एक्स्ट्रा चाहिए बस। तो हम यहाँ पर 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कराएं। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराओ तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर यही सेम आ जाएगा 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब इसका मल्टीप्लाई माइनस का 2x में कराओगे तो हम x बाहर रखेंगे और माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। सही, माइनस को भी बाहर रखो, 2 का केवल करा दो, तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर करा के लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x बाहर रहेगा और 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो ये जाएगा 16 माइनस 2k। ठीक है, और फिर k का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई k के साथ कराएंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई k के साथ कराओगे तो ये हो जाएगा 8k माइनस k स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो जब हम इसको कैंसिल करें, ये तो कैंसिल, इन दोनों में से x कॉमन कर लो। जब इन दोनों में से x कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4k माइनस का 25, यहाँ पर आएगा क्या, प्लस का 16 माइनस 2k, प्लस का 16 माइनस का 2k। ये आ गया, इधर आओ तो यहाँ पर क्या, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो माइनस का 8k और प्लस का k स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमाइंडर को थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर जो हमारा आया है वो क्या आया है, इसको जरा सही से सॉल्व करो। 4k में से 2k चला गया तो बचेगा 2k। ठीक है, 25 में से 16 चला गया तो माइनस का 9, और यहाँ पर बाहर x है तो x लिख दिया। यहाँ पर आओ, यहाँ पर प्लस का ये पूरा यानी कि k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस का 10, ये आ गया। ये हमारा रिमाइंडर है, और अकॉर्डिंग टू गिवन है जो हमारा रिमाइंडर है वो है x प्लस k। ठीक है, ये जो हमारा x प्लस k है ये हमारा क्या है, जो गिवन है वो। तो अकॉर्डिंग टू गिवन जो रिमाइंडर है x प्लस k वो इक्वल होगा इस वाले के, यानी कि 2k माइनस 9 और x प्लस k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस 10। ठीक है, कंपेयर करवा दोनों साइड का। जब कंपेयर कराओगे तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर 1 जो है वो इक्वल होगा 2k माइनस 9k, एंड जो a है वो इक्वल होगा इस पूरे के, यानी कि k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस 10 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो तो a का वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या निकलेगा, 9 को उधर ले आओ तो ये हो गया 10, इधर आएगा 2k, इससे कैंसिल करो 5, तो k का वैल्यू आ गया यहाँ से 5। ठीक है, k का वैल्यू यहाँ पुट करो जरा, तो a इज इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर माइनस का 8 इंटू 5 प्लस 10, तो ये हो गया 25 माइनस का 40 प्लस 10, ये हो गया 30, 30 में 25 चला गया, क्या बचेगा माइनस का 5। तो a का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 5। तो ये हमारा वैल्यू a का है, ये k का है, दोनों आंसर हमारे हैं और इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, जिसकी तरह इसका पहले वाला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आया ये, और हमारा डिवाइड करने का जो रिमाइंडर आया वो आया ये। ठीक है, दोनों ही इक्वल रखे जाएंगे, कंपेयर कराएंगे तो हमारा इसका जो कोफिशिएंट है वो इसके कोफिशिएंट के इक्वल आएगा, जिसमें x है उसमें x जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा।
दोनों इक्वल रखा, के और ए का वैल्यू फाइंड कर ले, ये हमारे आंसर है इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, देखो रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी डिवीजन एल्गोरिथम तो है हमारे यहाँ से प्रूव हो गई। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई और यूपी वाले बच्चों के सिलेबस में मेरे ख्याल से रिमाइंडर थ्योरम है या नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आप लोग जान लो। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जो है आईसीएसई के बुक में दी गई है, और मेरे ख्याल से अगर आप लोग जान लोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है, देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, ये एक ऐसी थ्योरम है, इसकी हेल्प से आप बिना डिवाइड किए ही रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आप किसी भी पॉलिनोमियल को अगर इस पर डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर फाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो बिना डिवाइड करे ही आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। ये हेल्प आपको मिलेगी रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, और उसके बाद आएगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के अंदर भी आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है, तो आगे देखते जाओ कि क्या क्या होने वाला है। हम इसी वाले लेक्चर में आपको सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो देखते जाओ किस तरीके से हम आपको ये सब कराते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम किसके ऊपर, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्वेश्चन के साथ में क्लियर कराते हैं। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास होती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हम fx को किसी दूसरे पॉलिनोमियल x प्लस a से डिवाइड कर रहे हैं, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, देन क्या होगा कि इस x का जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, -a होगा। ठीक है, तो इसको अगर इसमें पुट करते हैं तो हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा आएगा कैसे, f माइनस a करके। ठीक है, ये हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से सॉल्यूशन करने का तरीका। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की कोई इक्वेशन है ये, और इसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस b से। ठीक है, तो और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, हमें जरूरत इसकी रिमाइंडर की है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस x माइनस बी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहां से x का वैल्यू निकलेगा b। तो हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ fb फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, fb का वैल्यू, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो यही है, fx का वैल्यू ये है, जहां जहां x लिखा वहां हमको b पुट करना है, और जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन करोगे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर जो हमने आपको बताया वो आपको क्वेश्चन के हेल्प से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आप करना क्या है कि जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको 0 के इक्वल में पुट करो और x का वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आएगा उसी से पूरी इक्वेशन को पूरी इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, रिमाइंडर थ्योरम से ही हेल्प करना है, सॉल्व करना है। लिखा है फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन। ठीक है, अगर कभी भी कह दिया जाए कि विदाउट डिवीजन, इसका मतलब है कि हमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी ही होगी। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग fx by x plus 3 वेयर हमारे पास एक fx ये एक fx ये, दो क्वेश्चन हमारे पास है, दोनों को डिवाइड किया जा रहा है x plus 3 से। ठीक है, तो हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमको लिखना है क्या, कि सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास जो fx है वो क्या है, fx है 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है ऑन डिवाइडिंग fx बाय x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ये लिख दो या फिर लिख दो बाय रिमाइंडर थ्योरम, दोनों ही बातें सेम है। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल, जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल f ऑफ -3, इससे आएगा। ठीक है, क्योंकि x प्लस 3 को अगर हम इक्वल 0 के करेंगे तो x का वैल्यू -3 आएगा, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो f -3 आएगा। अब ये जो इक्वेशन दिख रही है ना पूरी, इस पूरे में -3 पुट कर दो तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो जहां जहां पर x है वहां क्या लिखोगे 3, तो 2 है, -3 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 7 इंटू -3 हो जाएगा और माइनस का 1। ठीक है, सॉल्व करो तो 2, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस का 7, 3 जा 21, तो ये प्लस का 21 हो जाएगा -1, 9 2 से कितना हो गया 18 प्लस 21 माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो गया 20 और 20 में 18 को ऐड करोगे तो 38 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर इस वाले क्वेश्चन का, पहले वाले का आ गया रिमाइंडर। ठीक है, हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना था, आ गया सिंपल, हमें डिवाइड करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, हमें पता है x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं
तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा f-3 की हेल्प से आ जाएगा। ठीक है, सेम इस तरीके से सेकंड वाले में भी करेंगे। कैसे? जब इसमें करोगे तो fx हमारे पास क्या है, ये है 3x स्क्वायर माइनस का 7x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1, ये है। डिवाइड किससे किया जा रहा है? x प्लस 3 से डिवाइड किया जा रहा है। सो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर f-3 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल टू f-3, इसकी हेल्प से आएगा, है ना। तो रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर कैसे आएगा? इसकी जगह पे -3 पुट करो जहां जहां पे x है, तो यहाँ लिखा है 3 और x क्यूब की जगह पे -3 पुट करो, क्यूब करो, माइनस का 7 इंटू एक्स की जगह पे -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11 इंटू -3 और प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करोगे? रिमाइंडर क्या आएगा सॉल्व करके? 3 -3 का क्यूब करोगे तो माइनस का 27 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? माइनस का 27। यहाँ पर माइनस का 7 इंटू -3 का स्क्वायर 9 प्लस का आएगा, और यहाँ पर आ गया माइनस का 11 3 33 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करो जरा। ये हो गया माइनस का 81, यहाँ पर आ जाओ 63 माइनस का, वो भी माइनस का 33 और ये प्लस का 1, तो 80 हो जाएगा। ये अगर प्लस 1 को इसके साथ एडजस्ट कर दोगे तो ये माइनस का 80 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो माइनस का, तो ये हो जाएगा 6 और ये 9। ठीक है, 96 हो गया। ठीक, अब सिंपली इनको सॉल्व करो जरा, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 176 माइनस का। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका रिमाइंडर क्या आ गया? माइनस का 176 विदाउट डिवीजन हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया है इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके। ठीक है, तो इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, उसको भी देख लो, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास और अच्छा था, वो भी देख लो आप लोग। तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई की जाती है वो आपके सामने है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। कहा गया है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल। क्या लिखा है यहाँ पर? 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 8x सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर 10। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल आएगा उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 10 आएगा। ठीक है, तो कहा गया है व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, जब इस वाले पॉलिनोमियल में कुछ ऐसा ऐड करने पर कि उसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 आ जाता है, तो हमें उस नंबर की वैल्यू बतानी है जिसको इसमें ऐड किया गया। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर, जिस नंबर को ऐड किया जा रहा है उसे हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर टू बी एडेड वो नंबर क्या होगा? के। ठीक है, मान लेते के है, के की कुछ और मान लो, मान लेते ए है। ठीक है, इसमें ए तो कहीं है नहीं, तो मान लेते ए। ठीक है, लेट द नंबर टू बी एडेड बी ए। ठीक है, देन द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बी fx। ठीक है, देन हमने मान लिया कि जो नंबर है वो a है जिसको ऐड किया गया है, और कहा गया कि रिजल्टिंग पॉलिनोमियल जो है वो fx आएगा। ठीक है, तो fx का आखिर वैल्यू क्या होगा इस वाले पॉलिनोमियल में? यानी कि 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस माइनस का 8x में a ऐड करने पर हमें ये वाला पॉलिनोमियल मिला। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने पर किससे? 2x प्लस 1 से। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बाय क्या? बाय रिमाइंडर थ्योरम। हमको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालना है ना। ठीक है, तो हम रिमाइंडर निकालेंगे, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम fx is divided by 2x प्लस 1। ठीक है, देन हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? रिमाइंडर हमारा निकलेगा किसकी हेल्प से? इस 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल करो तो x का वैल्यू -1/2 आएगा। क्या आएगा? -1/2। यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो f ऑफ -1/2 से निकलेगा। ठीक है, ये जो ये है इसको हमने 0 के इक्वल किया है बस। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। अब इसमें जहां जहां x है वहां -1/2 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ वाले में यानी कि इसके अंदर 2 और x क्यूब की जगह -1/2 का क्यूब हो जाएगा। ये जो x स्क्वायर है माइनस का 3 और x स्क्वायर की जगह -1/2 का स्क्वायर हो गया। ये जो माइनस का 8x है तो 8 इंटू 1/2 हो जाएगा, और लास्ट में प्लस का a है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर। इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले तो। ठीक है,
यहाँ पर देखो माइनस का 1/2 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब 1, माइनस का क्यूब 1, माइनस का क्यूब माइनस, 1 का 1, 2 का 8। इधर आओ -3, 1/2 का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का 1, 2 का 4, ये हो गया। इधर आओ माइनस माइनस प्लस 2 4 8, तो ये हो गया प्लस का 4 और लास्ट में है a, ठीक है। इधर आ जाओ 2 4 8, तो ये हो गया माइनस का 1/4, ठीक है। ये लिखा माइनस का 3/4 और ये लिखा है प्लस का 4 और प्लस a, ठीक है। ऐसा है, इनको जरा सॉल्व करो, इन दोनों में ले लो एलसीएम, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल, जब इन तीनों में 4 से एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा माइनस का 1, यहाँ पर आएगा माइनस का 3 और 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। बस इन्हीं तीनों लेना, ये एक वाला रखना, ठीक है। ए में एलसीएम नहीं देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस का 4 और 16 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 12, ठीक है। क्या आएगा 12/4 प्लस a, तो ये हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 3 प्लस a आया, ठीक है। क्या आ गया 3 प्लस a आ गया। रिमाइंडर जो आया वो हमारा 3 प्लस a आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या 10 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन रिमाइंडर इज इक्वल टू 10, और जो रिमाइंडर ये आया वो इसके इक्वल होगा, यानी कि 3 प्लस a इज इक्वल टू 10। तो 3 उधर भेज दो, a का वैल्यू क्या आ गया 10 - 3 यानी कि 7 आ गया। तो यहां से हमारा जो a का वैल्यू है वो क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं उसके ऊपर एक मेथड और एक क्वेश्चन, जिसको हमने अभी आपको समझाया है। इस तरीके से आपको करना है विदाउट डिवीजन। अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसको आप कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में कि फैक्टर थ्योरम जो है वो क्या करती है, वो हमें ये बताती है कि क्या आप बता सकते हो कि जिस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया गया है, मान लो 2x + 1 से अगर हमने इसको डिवाइड किया गया है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ तब बता सकते हो जब इससे इसको डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, ठीक है। अगर हमें इससे से इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड किया और हमारा जो रिमाइंडर है जो कि यहाँ पर क्या 3 + a आया है, मान लो अगर यहाँ पर a वगैरह ना होता, ठीक है, यहाँ अगर 0 आ जाता, देन हम बोल सकते थे कि 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। ये होता है फैक्टर थ्योरम के अंदर। तो फैक्टर थ्योरम के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही वाले क्वेश्चन है जो आपको अभी करने पड़ रहे हैं। उसके अंदर आपको ये बताना होगा कि बताओ कि क्या ये इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, तब भी आपको रिमाइंडर ही फाइंड करना होगा। बस क्या करना होगा वहां पर कि रिमाइंडर फाइंड करने के बाद में आपको चेक करना है कि क्या रिमाइंडर का वैल्यू 0 आया। अगर ये 0 आ गया देन आप लास्ट में एक लाइन लिखोगे क्या, हेंस द 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के अंदर इतना ही कुछ है और कुछ नहीं। बाकी जो कुछ भी था वो सब हमने डिवीजन एल्गोरिथम और रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पढ़ लिया है। तो मेरे ख्याल से इस आज के इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो हमने कवर नहीं किया या फिर आपको उसके बारे में नहीं बताया है और आपको उसके बारे में जानना है या फिर पढ़ना उसके बारे में, उसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। हमने काफी सारे क्वेश्चन भी आपको इस वाले लेक्चर के अंदर कराए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन की कमी है, क्वेश्चन कम है, तो आप कमेंट करना। आपके लिए क्वेश्चंस का भी अलग से एक लेक्चर बना दिया जाएगा जो कि बोर्ड में पूछे गए या फिर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट हमने सारे कवर किए हैं और कॉन्सेप्ट को समझाने में, उनके टाइप्स के क्वेश्चन बताने में काफी समय लग गया, ठीक है। जिस वजह से लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है। अगर आपके लिए यह लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो इस वाले लेक्चर को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें, ठीक है। और इस वाले लेक्चर में जो कुछ भी आपको कमी लगी हो या फिर जो आपको लगा कि हाँ हमें ये अलग टॉपिक यार नहीं आता है, तो उसको आप कमेंट करना, आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे जल्द से जल्द। और जो बच्चे आईसीएससी के लिए हैं उनके लिए हमने फैक्टराइजेशन के टॉपिक के ऊपर बकायदा अलग से लेक्चर बना दिए गए हैं। उनके टॉपिक के उनके सिलेबस में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों ही हैं। तो उन टॉपिकों को भी हमने कवर किया उन लेक्चर में, जो कि आपको एंड स्क्रीन लास्ट में दिखेंगे। उन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो आराम से। और आपकी जो बुक अमेल अग्रवाल है आईसीएससी क्लास के बच्चों के लिए, उसकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया है, उसके ऊपर भी लेक्चर आने वाले हैं, उनको भी आप लोग ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक से। मौज करो और पढ़ते रहो। और नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप बताते जाना। जय हिंद, जय भारत।